चलिए बेटा, अब आप शिफ्ट करेंगे पेज नंबर 435 पर आप आएंगे। जीएसटी वॉल्यूम 1 में आपका जो लास्ट चैप्टर है, अब उसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 435 पर। चैप्टर का टाइटल है बेटा स्पेशल जीएसटी प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेटर। स्पेशल जीएसटी प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स। अच्छा, कॉर्पोरेट डेटर से हमारा क्या मतलब है, पहले आप समझिएगा। कॉर्पोरेट डेटर से बेसिकली हमारा मतलब है बेटा कंपनी या फिर एलएलपी, ठीक है, जिन्होंने किसी का पैसा देना है। लेट्स सपोज किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन्होंने कोई पैसा देना है 10 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये जो कंपनी या एलएलपी है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इन्होंने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लेट्स सपोज 10 करोड़ रुपया जो है वो पे करना है, लेकिन इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉसेज है, जिसके चलते ये जो है ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उनके लोन की इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइमली पे नहीं करते हैं, उनको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करते हैं। अब वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनका क्रेडिटर है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो इस बात से नाराज है और वो इनके अगेंस्ट जो है वो आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत इनके अगेंस्ट जो है वो एनसीएलटी में जो है वो पिटीशन फाइल कर देता है, ठीक है जी। अब उसने एनसीएलटी में इस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट जो है वो पिटीशन फाइल कर दी है और एनसीएलटी से वो कह रहे हैं जी ये हमारा पैसा टाइमली नहीं दे पा रहे हैं, काफ़ी समय हो गया, हमने इनसे बार बार डिमांड करी है लेकिन ये टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हर बार इनका नया बहाना होता है। तो या तो आप इस डेटर के साथ हमारा जो डिस्प्यूट है उसको एक तरीके से रिजोल्व करा दीजिए, अदरवाइज ये कंपनी जो है फिर ये सही कंपनी नहीं है, इसको आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करिए, इसको फिर लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाने दीजिए, इसकी असेट्स बिकवाइए ताकि उन असेट्स को बेच करके हमारा जो है वो पैसा रियलाइज हो सके, ठीक है जी। अब एनसीएलटी जो है वो बेटा इस डेटर्स के और क्रेडिटर्स के बीच का जो डिस्प्यूट है वो रिजोल्व करा रही है एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम ये जो रिजोल्यूशन का प्रोसेस चलेगा, इस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का प्रोसेस चलेगा, इस पीरियड के दौरान इस कॉर्पोरेट डेटर को अपने जीएसटी के जो प्रोसीजर फॉलो करने हैं उन प्रोसीजर की कंप्लायंसेस को लेकर के बेटा कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज जो थे वो जीएसटी में अराइज हो रहे थे, कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज जीएसटी में अराइज हो रहे थे और जुडिशरी में जो थे वो कुछ केसेस पहुंचे थे और उन डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन के पर्पस के लिए अब गवर्नमेंट ने जीएसटी में ऐसे कॉर्पोरेट डेटर्स के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल जीएसटी प्रोसीजर जो है वो प्रेस्क्राइब करके दिया है इन एक्साइज ऑफ द पावर जो कि उनके पास है अंडर सेक्शन 148 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 148 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या था, मैं आपको हल्का सा रिकलेक्ट कराना चाहता हूँ। जीएसटी में कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटी होती है तो उसको एज अ रजिस्टर्ड एंटिटी क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, एज टू टैक्स पेमेंट, एज टू रिटर्न एंड सो ऑन, तो वो सब जीएसटी के लॉ ने लिखे हुए हैं। पर सेक्शन 148 में गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि अगर वो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन से नॉर्मल जीएसटी प्रोसीजर फॉलो ना करवा करके स्पेशल जीएसटी प्रोसीजर फॉलो करवाना चाहती थी तो गवर्नमेंट जो है सेक्शन 148 में नोटिफिकेशन इशू करके ये बोल सकती थी कि इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर ये स्पेशल प्रोसीजर जो होंगे वो अप्लाई होंगे। और गवर्नमेंट ने बेटा सेक्शन 148 की पावर को यूज करके ऐसे कॉर्पोरेट डेटर्स के रिस्पेक्ट में एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है 11/2020। नोटिफिकेशन नंबर 11/2020 उन्होंने जो है वो लेटेस्ट इशू किया है 21/5/2020 को, जिस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने ऐसे कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए स्पेशल प्रोसीजर जो है वो प्रेस्क्राइब किए हैं। अब वो स्पेशल प्रोसीजर क्या प्रेस्क्राइब किए हैं वो बेसिकली इस चैप्टर के डिस्कशन का जो है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। आर यू क्लियर एज टू द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग? देखिएगा बेसिक बैकग्राउंड इस चैप्टर का मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जी अ स्पेशल प्रोसीजर इज बीइंग प्रेस्क्राइब्ड, गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया जा रहा है किन के लिए, दोज रजिस्टर्ड पर्सन हु आर कॉर्पोरेट डेटर, जीएसटी के वो रजिस्टर्ड पर्सन जो क्या है कॉर्पोरेट डेटर अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो लोग जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं एज पर आईबीसी एंड दे आर अंडरगोइंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जिसको मैं बोलूंगा एब्रिविएशन में CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो जीएसटी की कोई रजिस्टर्ड एंटिटी है जो कि कॉर्पोरेट डेटर है एज पर आईबीसी, ठीक है जी, और जो कि अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट नहीं करने की वजह से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को फेस कर रही है, ऐसे कॉर्पोरेट डेटर के रिस्पेक्ट में अब स्पेशल प्रोसीजर जो हैं वो हमने प्रेस्क्राइब करके दिए हैं।
सर स्पेशल प्रोसीजर क्यों दिए हैं? तो बेटा देखो इसी लाइन में आगे क्या लिखा है, ये इसलिए दिए हैं ताकि इस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान ये जो व्यक्ति है वो अपने जीएसटी के कंप्लायंसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सके, सो एज टू इनेबल देम टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ ड्यूरिंग द सीआईआरपी पीरियड। तो प्लीज पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर में हम क्या स्टडी करने पड़ जा रहे हैं, देयर आर सर्टेन कॉर्पोरेट डेटर्स जो कि आईबीसी एक्ट के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में है और उस प्रोसेस के दौरान उनको जीएसटी कंप्लायंसेस कंप्लीट करने में कुछ इश्यूज आ रहे थे, उन इश्यूज को मैनेज किया जा रहा है, उस पर्पस के लिए ये स्पेशल प्रोसीजर जो है वो ऑफर किया गया है। एम आई क्लियर? अच्छा, वैसे आईबीसी की अगर मैं बात करूं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ये क्या होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, तो बेटा ये सब आपके पास सीए फाइनल के ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में है, तो वहां आपको इसका ब्रॉड आइडिया मेरे ख्याल से ऑलरेडी होगा, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए मैंने आईबीसी के प्रोविज़न जो है वो यहाँ पर नीचे भी मेंशन किए हैं। ठीक है जी, आईबीसी क्या है और इसमें किस तरीके से वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चलता है वो सारा मैंने जो है वो इसमें मेंशन करके दिया है, जिसका एक ब्रीफ लुकआउट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा सिचुएशन ऐसे लीजिएगा, ए लिमिटेड है जिसने कुछ लोगों को जो है वो पैसा देना है, तो ए लिमिटेड को मैं नाम दे रहा हूँ कॉर्पोरेट डेटर और जिनको इसने पैसा देना है उनको मैं नाम दे रहा हूँ क्रेडिटर्स। अच्छा, ए लिमिटेड ने जिनको पैसा देना है, इन क्रेडिटर्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड सेकंड इज द ऑपरेशनल क्रेडिटर। सुन लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा बैकग्राउंड है, हम अपना फाइनली जो जीएसटी का इशू था उसको मेन पढ़ेंगे, यहाँ से मैं आपको एक आईबीसी का बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। सो ए लिमिटेड इज अ कंपनी, इसने क्रेडिटर्स को पैसा देना है, तो ये तो है कॉर्पोरेट डेटर। इसने जिन क्रेडिटर्स को पैसा देना है उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर से क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने कोई फाइनेंशियल डेप्ट बेसिकली लोन ले रखा होता है, तो इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बेटा होते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे हमने फाइनेंस लिया होता है। ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की अगर बात करोगे तो ऑपरेशनल क्रेडिटर से हमारा मतलब बेसिकली होता है अदर देन फाइनेंशियल क्रेडिटर। और एज एन एग्जांपल अगर आप इसे समझे तो ए लिमिटेड जो है लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है तो बेटा ये अपने रॉ मटेरियल्स परचेज करती होंगी, जिनसे ये रॉ मटेरियल परचेज करती होंगी उनको इन्हें पैसा देना होता होगा ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है जी, तो वो जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उनको बेसिकली मैं क्या बोलूँगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो तो कौन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनसे हमने फाइनेंस लोन ले रखा है। और बिजनेस करते टाइम मैं और भी बहुत लोगों से डील करता हूं, उनको मुझे बिजनेस ऑपरेशन में पेमेंट देनी होती है, वो मेरे क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर। इसमें बेटा आपके ट्रेड क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं और इनफैक्ट इसमें आपके एम्प्लॉइज़, उनको बेटा आपको सैलरी देनी होती है, मान लीजिए आपने वो भी अभी नहीं दे रखी, वो भी ड्यू है, तो वो भी हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स। तो अब ये जो भी कॉर्पोरेट डेटर है इसको बेटा अपने इन क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी है, बट ये इन क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहा है बिकॉज बिजनेस लॉसेज में है, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, बिजनेस का बुरा टाइम चल रहा है। अब ये जो क्रेडिटर्स हैं वो इस कॉर्पोरेट डेटर से अपनी पेमेंट चाहते हैं, नहीं मिल रही पेमेंट, तो अब ये क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं, अगर इनको कॉर्पोरेट डेटर इनकी पेमेंट नहीं देता है तो जो क्रेडिटर परेशान है बेटा वो एनसीएलटी को अप्रोच करेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है इस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, और वो जो एनसीएलटी को बेटा पिटीशन फाइल करता है उसको हम बोलते हैं सीआईआरपी पिटीशन, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पिटीशन एप्लीकेशन। इसमें डेटर बेटा बेसिकली एनसीएलटी को ये कह रहा होता है जी हमारा डेप्ट है, सामने वाला व्यक्ति हमारा डेप्ट पे नहीं कर पा रहा है, हम बार बार उससे मांग रहे हैं, वो हमारा डेप्ट जो है वो पे नहीं कर पा रहा है, तो हम आपको अप्रोच करा रहे हैं कि आप इस डेटर और हमारे बीच में ये जो इशू पेमेंट के चल रहे हैं इसको आप रिजॉल्व कराओ, इसको आप रिजॉल्व कराओ। अगर रिजॉल्व हो सकता है और नहीं रिजॉल्व हो सकता तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, उस केस में फिर आप इस कॉर्पोरेट डेटर को लिक्विडेट करो, इसकी असेट्स फिर बिकवाओ ताकि हमारा जो है वो पैसा जो है वो हमें रिकवर हो सके।
अच्छा, एनसीएलटी के पास बेटा जब आप इस तरीके से कोई सीआईआरपी पिटीशन डालेंगे तो एनसीएलटी जो होगा सबसे पहले तो आपकी पिटीशन को जो होगा वो इवेल्युएट करेगा कि ये एडमिसिबल है या नहीं। इन द सेंस जो भी क्रेडिटर इस पिटीशन को डाल रहा है उसको एनसीएलटी को प्रूव भी करना पड़ेगा, जी हाँ ये मेरा डेप्ट है जो मुझे इससे लेना है लेकिन ये नहीं दे रहा है, तो आपको जो होगा वो सब एनसीएलटी को प्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने प्रूव कर दिया तो अब एनसीएलटी क्या करेगा बेटा, आपकी इस पिटीशन को जो होगा वो एडमिट कर देगा। वो बोलेगा जी ठीक है, हम एडमिट करते हैं कि आप दोनों के बीच में इस पेमेंट को लेकर के डिफॉल्ट है। अब इस डिफॉल्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, उसके लिए बेटा एनसीएलटी जो होगा एक प्रोफेशनल अपॉइंट कर देगा जिसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इसको बेटा इनफैक्ट आईआरपीपी बोला जाता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। नाम अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इस प्रोफेशनल को किस पर्पस के लिए अपॉइंट किया जा रहा है कि इनके बीच में जो डिस्प्यूट है ये उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कराएगा, उसका कोई रिजोल्यूशन प्लान सजेस्ट करेगा, और वो डिस्प्यूट अगर रिजोल्व कराने लायक नहीं है तो फिर वो इंसॉल्वेंसी की रिकमेंडेशन देगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब बेटा पिटीशन गई किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिटर की तरफ से, ठीक है जी, पिटीशन एनसीएलटी में एडमिट हो गई। अब एनसीएलटी ने क्या किया, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब बेटा जब ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया जाता है तो इसको ना पावर दे दी जाती है। अब ये जो कंपनी का एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना बेटा, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है और इस कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में आ जाता है। इन द सेंस एनसीएलटी ये कह रही है जी आज के बाद कंपनी का मैनेजमेंट वो कंपनी से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेगा, अब कंपनी के अफेयर्स की मैनेजमेंट जो होगी वो ये प्रोफेशनल जो होगा वो देखेगा, जिसको इन दोनों पार्टीज के बीच में ये डिस्प्यूट जो है वो रिजोल्व कराना है। अच्छा, अब इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का सबसे पहला काम क्या होगा, ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट के साथ जो होगा बेटा एक क्रेडिटर्स की कमिटी बनाएगा। क्रेडिटर्स की कमिटी बनाएगा क्यों, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं। कुछ क्रेडिटर हो सकता है इस विचार के हैं, हो सकते हैं कि नहीं कंपनी पैसा नहीं दे रही बट कोई बात नहीं, कंपनी को थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए, कंपनी को और मौका दिया जाना चाहिए, बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, थोड़ा सा मौका दिया जाएगा तो कंपनी जो होगी अच्छा परफॉर्म करके रिपेमेंट कर देगी। पर कुछ क्रेडिटर्स इस ओपिनियन के हो सकते हैं नहीं भाई साहब लिक्विडेट करो, बिजनेस के सर्वाइवल की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो अब क्योंकि अलग अलग व्यूज के क्रेडिटर हो सकते हैं तो ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया है ना, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो होगा क्रेडिटर्स की एक कमिटी बनाएगा कि भाई क्रेडिटर्स की एक कमिटी बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम चर्चा करेंगे कि इनका ओपिनियन क्या है इस कंपनी को लेकर के। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे, जो कमिटी क्रेडिटर्स की बनाई जाती है, जो क्रेडिटर्स की कमिटी बनाई जाती है इसे हम सीओसी कहते हैं बेटा। इस कमिटी में सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को लिया जाता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को इसमें नहीं लिया जाता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अगर उनको पैसा कंपनी ने नहीं दिया तो वो एनसीएलटी को अप्रोच तो कर सकते हैं, पिटीशन तो डाल सकते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जब इस कंपनी को लेकर के कोई भी रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा तो बेटा उसके लिए जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को इस कमिटी में जो है वो नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन गई, जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने भी इसको लोन दे रखा है वो बेटा बेसिकली वो सब आ गए इस कमिटी में। अब ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन जाती है ना, सबसे पहले तो इस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को इमीडिएटली सबसे पहली मीटिंग करके ये डिसाइड करना होता है कि जो एनसीएलटी ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया है, क्या ये कमिटी उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की मतलब एक्सपर्टीज वगैरह को लेकर के सेटिस्फाइड है और वो इसी से ही फाइनली इस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कराना चाहती है, या वो किसी और पर्सन को रिलाई करते हैं और वो किसी डिफरेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जो है वो अपॉइंट कराना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट बेटा, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटी ने अपॉइंट किया, इसने क्या किया, इसने इमीडिएटली बनाई एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर। अब जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर जिसमें ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं, सिर्फ ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो इसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से ही रिजोल्यूशन करवाएंगे या वो किसी और पर्सन को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहते हैं। अगर ये उसी पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं देन नॉट एन इशू। अगर ये किसी और पर्सन को एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो उस पर्सन को
अपनी मीटिंग में अप्रूव करेंगे और फिर एनसीएलटी को बताएंगे जी हम इस व्यक्ति को अपने इस इशू के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहते हैं, और फिर एनसीएलटी जो होगा बेटा वो इस नए व्यक्ति को एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ओके कर देगा। ठीक है जी। जो शुरुआत में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया था, क्योंकि ये बाद में बदला जा सकता है, इस वजह से शुरुआती अपॉइंटेड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोला जाता है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्या बोला जाता है? इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर अगर इसी को अप्रूव कर देगी तो यही आपका फाइनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, और अगर उन्होंने किसी और को सेलेक्ट किया तो वो व्यक्ति वो आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है। लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं मान लेता हूं कि जो एनसीएलटी ने इंटरिम अपॉइंट किया था शुरुआत में, सीओसी ने उसको एज इट इज ओके किया, उन्होंने नया अपॉइंट नहीं किया, उन्होंने बोला जी हम सेटिस्फाइड है, हम इसी के थ्रू जो होगा वो रिजोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इसके बाद जो होगा बेटा ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है और ये जो हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर है, ये बैठ करके आपस में चर्चा करेंगे कि इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए किस तरीके का रिजोल्यूशन प्लान जो है वो बनाया जा सकता है। अब अगर जो क्रेडिटर्स हैं, और क्रेडिटर्स में भी जरूरी नहीं सारे के सारे, अगर एक रिक्विजिट मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर वो ये ओपिनियन रखते हैं कि ये कंपनी जो है ये बचाई जा सकती है, थोड़ा सा और लोन दे देते हैं या किसी और तरीके की इंटरेस्ट की रियायत दे देते हैं या कोई रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, तो हमें उम्मीद है ये कंपनी आगे आने वाले सालों में सर्वाइव कर जाएगी, तो वो अपना रिजोल्यूशन प्लान जो होगा वो अप्रूव कर ये पास करेंगे, और वो रिजोल्यूशन प्लान जो होगा वो फिर एनसीएलटी के सामने फाइनली अप्रूवल के लिए रख दिया जाएगा। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं इनमें जो रिक्विजिट मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनको ये लगता है कि ये बिजनेस बच नहीं सकता, और वेट करने का मतलब होगा और नुकसान होने देना, असेट्स का और लॉस होने देना, और फिर उस केस में तो एंड में और भी लेस पेमेंट मिलेगी, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं लगता कि ये कॉर्पोरेट डेटर जो है ये बचाया जा सकता है, तो उस केस में फिर वो रिफ्यूज कर सकते हैं, वो रिजोल्यूशन प्लान कोई भी अप्रूव नहीं करेंगे। अगर कोई भी रिजोल्यूशन प्लान सामने से बनकर नहीं आता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर तो एनसीएलटी को उस कंपनी के लिक्विडेशन का ऑर्डर जो होगा वो देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स कि वेदर द रिक्विजिट मेजोरिटी ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर दे आर एबल टू विजुअलाइज एंड क्रिएट अ रिजोल्यूशन प्लान। एम आई क्लियर? हम मान लेते हैं, मान लीजिए क्रेडिटर्स होपफुल हैं कि नहीं कंपनी सर्वाइव कर सकती है, तो अकॉर्डिंगली एक रिजोल्यूशन प्लान जो है वो बना दिया गया। अब जो रिजोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा उसको एनसीएलटी के सामने फाइनल अप्रूवल के लिए रखा जाएगा। फाइनल वर्डिंग किसकी होगी? एनसीएलटी की, दैट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर एनसीएलटी को ये रिजोल्यूशन प्लान समझ आ जाएगा तो फिर वो इस रिजोल्यूशन प्लान को ओके कर देगी और कहेगी ठीक है अब जो रिजोल्यूशन प्लान बना है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अगर एनसीएलटी को ये रिजोल्यूशन प्लान वायबल नहीं लगता है तो एनसीएलटी इस रिजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट भी कर सकती है, और अगर एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया देन ऑब्वियस सी बात है फिर जो होगा वो कंपनी जो होगी वो लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाएगी, बिकॉज एनसीएलटी उस केस में जो होगा वो लिक्विडेशन का ऑर्डर करेगा। एम आई क्लियर? ये बेटा ब्रॉड एस्पेक्ट्स होते हैं आईबीसी के, जो कि मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश करी है। और इसको अगर एक बार के लिए स्टेप वाइज अगर मैं रिपीट करना चाहूँ तो मैं स्टेप वाइज आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर वन बेटा मैंने क्या बोला? सीआईआरपी पिटीशन फाइल की जाएगी। जो भी क्रेडिटर परेशान है ना, कंपनी उसके डेब्ट की पेमेंट नहीं कर रही है, वो एनसीएलटी के पास सीआरपी पिटीशन फाइल करेगा। दिस इज स्टेप नंबर 1। और एनसीएलटी के पास जब वो पिटीशन आएगी तो एनसीएलटी चेक करेगा कि ये पिटीशन एडमिसिबल है भी या नहीं, कि जो व्यक्ति पिटीशन दे रहा है उस व्यक्ति ने सही में कंपनी से लोन लेना भी है या नहीं, कंपनी से पैसे लेने भी है नहीं, कितने पैसे लेने हैं, कंपनी ने क्या उसे मना किया है, वो सब जो होगा वो एनसीएलटी प्रीलिमिनरी जो होगा वो चेक करेगा। क्या एप्लीकेशन जिस फॉर्म में जिस डिटेल के साथ देनी थी वो सब डिटेल्स के साथ उसने भरी है? अगर यस तो फिर एनसीएलटी ने क्या किया? पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली। और अगर एनसीएलटी ने पिटीशन एक्सेप्ट कर ली तो इमीडिएटली मैंने आपको क्या बताया, एनसीएलटी ने अगला काम क्या करना है बेटा, उसने जो है वो एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर देना है, जिसको मैंने क्या बोला? इंटरिम। इंटरिम इसलिए बिकॉज हो सकता है आगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर इसी को फाइनली अप्रूव कर ले और हो सकता है वो किसी और को अप्रूव करे। एम आई क्लियर?
अच्छा, टाइमलाइंस भी हर चीज की लिखी गई है। जस्ट बोलने के लिए पिटीशन आप सबमिट करोगे विद इन 14 डेज, एनसीएलटी उस पर अपना डिसीजन लेगी कि वो पिटीशन एक्सेप्ट कर रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है। मान लीजिए उन्होंने पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, अगर पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं तो बेटा वो पब्लिक एक अनाउंसमेंट भी दे देते हैं कि इस कंपनी के खिलाफ सीआईआरपी पिटीशन जो है वो एडमिट कर ली गई है। और फिर उसके बाद विद इन 14 डेज जो है बेटा वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंट कर देते हैं। अच्छा, अब जैसे ही बेटा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंट होते ही वो कंपनी के अफेयर्स का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। अब कंपनी के अफेयर्स जो होंगे वो ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होगा ये टेक केयर करेगा। अच्छा, अब इस इंटरिम प्रोफेशनल ने बेटा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसका कॉन्स्टिट्यूशन करना है, तो नेक्स्ट स्टेप इज वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। और जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, मैंने आपको बताया बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली। अब वो क्या करेंगे, वो अपनी सबसे पहली मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि उसी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को उन्होंने एज इट इज एक्सेप्ट करना है या वो चेंज चाहते हैं। इन केस अगर वो चेंज चाहते हैं तो वो नया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा वो एनसीएलटी को बताएंगे और एनसीएलटी फिर उसको अप्रूव करेगी। एम आई क्लियर? चलो मानते हैं सेम ही चल रहा है, अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सेम ही चल रहा है। अब इसके बाद क्या काम होना है, रिजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर होना है। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। और जो भी रिजोल्यूशन प्लान तैयार होगा वो डेफिनेटली कमिटी ऑफ क्रेडिटर रिक्विजिट मेजोरिटी से जो होगा उसे पास करेगी। और पास होने के बाद वो जो होगा वो एनसीएलटी के सामने सबमिट कर दिया जाएगा एंड एनसीएलटी उस पर फाइनल अपना डिसीजन लेगी कि उसको वो वर्केबल लगेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगी और अगर नॉन वर्केबल लगेगा तो वो रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट कर देगी तो डेफिनेटली फिर तो लिक्विडेशन का प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। एम आई क्लियर? अच्छा, ये सारे ऊपर मैंने जो भी स्टेप्स लिखे हैं बेटा, ये सारे स्टेप्स जो हैं ये बेटा बेसिकली इसको हम बोलते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कंप्लेंट का आना, एक्सेप्ट होना, प्रोफेशनल का अपॉइंट होना, फिर क्रेडिटर का अपॉइंट किया जाना, फिर रिजोल्यूशन प्लान का बन के एनसीएलटी के सामने आना और एनसीएलटी का उस पर फाइनल स्टैंड लेना कि एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट। ये हमारा क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। और आईबीसी ये कहता है कि इस टोटल प्रोसेस में जो टोटल डेज इन्वॉल्व होंगे वो 180 डेज से ज़्यादा नहीं होंगे, 180 डेज से ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में अगर एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी तो मैक्सिमम 90 डेज का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। मतलब इन एनी केस 270 डेज से ज़्यादा का ये प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। एम आई क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक स्पेशल बात वो सुनो, फिर उसके बाद जो होगा वो हम जीएसटी स्पेसिफिक कुछ बातें कर पाएंगे। अब बेटा ये जो भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस मैंने आपको बताया, अब सुनिएगा, शिकायत आई, एनसीएलटी ने वो शिकायत एक्सेप्ट करी, पिटीशन एक्सेप्ट करी और उन्होंने एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करके दे दिया। ठीक है जी। अब वो जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करके दिया जाता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वो सस्पेंड हो जाता है और सारे अफेयर्स ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा ये टेक केयर करेगा। अच्छा, अब सुनिएगा, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि कंपनी बचाई जाए और वो तो ये चाहता है कि कंपनी लिक्विडेट ही की जाए, या उसने जो है कंपनी को जो लोन दिया था, लेट्स सपोज उसने कोई सिक्योर्ड लोन दिया था, कंपनी की कोई असेट्स मॉर्गेज थी उसके पास, तो वो तो ये चाहता है मैं तो असेट बेच करके मैं तो अपना डेप्ट रिकवर करूंगा। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है CIRP के प्रोसेस की कि अगर एक बार एनसीएलटी के पास CIRP पिटीशन आ गई, एक बार एनसीएलटी के पास CIRP पिटीशन आ गई जिसको एनसीएलटी ने एक्सेप्ट करके एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया, तो उस प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट के बाद इस कंपनी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में किसी तरीके की कार्रवाई के लिए नहीं जा सकता, वो किसी भी तरीके का कोई भी फोर्सफुल एक्शन इस कंपनी के खिलाफ नहीं ले सकता। ऐसी पावर इस एक्ट में है एनसीएलटी के पास। वो जब भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है ना बेटा, तो साथ में एक मोरेटोरियम इशू कर देती है। मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि अब जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाएगा,
तब तक जो होगा इस कंपनी के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी लीगल एक्शन बाय एनी पर्सन जो है वो लिया नहीं जा सकता। इसको हम बोलते हैं बेटा मॉरेटोरियम। एम आई क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बिकॉज इसके बेसिस पर मैं आगे आपको टेक्निकलिटीज में जो होगा वो बात करूंगा। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। अगर कोई पिटीशन आई आईबीसी कोर्ट में किसी क्रेडिटर के थ्रू एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी ने वो पिटीशन एक्सेप्ट करके उस पर जो है उस कंपनी के रिस्पेक्ट में कोई इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया जिसने अब उस कंपनी का मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया है, तो वो साथ में एक मॉरेटोरियम भी एनसीएलटी इशू करती है और वो कहती है जी अब इंतजार करो, इस सीआईआरपी के प्रोसेस के पूरे होने का इंतजार करो। अब ये प्रोसेस जब तक चलेगा इस कंपनी के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही जो है वो नहीं हो सकती, कोई भी क्रेडिटर कंपनी को परेशान नहीं करेगा। और साथ ही में कंपनी को भी ये बोल दिया जाता है, उस कॉर्पोरेट डेटर को भी ये बोल दिया जा सकता है कि आप भी इस प्रोसेस के कंप्लीट होने तक अपनी किसी भी तरीके की असेट्स का डिस्पोजल जो होगा वो नहीं कर पाओगे। ऐसा ना हो कि आप जो है वो असेट्स का डिस्पोजल करके उन क्रेडिटर्स के रिकवरी के चांसेस को जो है वो नुकसान पहुंचाओ। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलिए, तो ये बेटा हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आईबीसी के प्रोविजंस कहते हैं। अब सुनना जरा ध्यान से। अब जीएसटी स्पेसिफिक इशू की अगर मैं आपसे बात करूं तो जीएसटी में क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम अराइज हो रही थी उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा जी, अब जीएसटी स्पेसिफिक अगर प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो बेटा मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इनके बिजनेस में इस पॉइंट ऑफ टाइम से थोड़ी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई, बिजनेस की कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई, बिजनेस में लॉसेस होने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने जो था वो अपने क्रेडिटर्स को जो है वो टाइमली पेमेंट नहीं करी, डिफॉल्ट कर दिया। अब जब इन्होंने डिफॉल्ट किया तो इनमें से कोई एक क्रेडिटर, मे बी फाइनेंशियल मे बी ऑपरेशनल क्रेडिटर, उसने जो है वो आकर के कंपनी के अगेंस्ट जो है वो आईबीसी कोर्ट के तहत जो है वो सीआईआरपी पिटीशन जो है वो फाइल कर दी एनसीएलटी के पास। एंड लेट्स सपोज एनसीएलटी ने वो पिटीशन एडमिट कर ली और साथ ही में एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो था वो अपॉइंट कर दिया। सुनना बेटा ध्यान से। और मैंने जैसा कि आपको एम्फेसिस से बताया, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होने के साथ ही एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वो सस्पेंड कर दिया जाता है और उसकी बजाय जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है वो मैनेजमेंट जो है वो टेक ओवर कर लेता है। और अब इसकी ये जिम्मेवारी है कि ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाए और उनकी मदद से रिजोल्यूशन प्लान वगैरह जो है वो बनाया जाएगा जिसे एनसीएलटी के सामने रखा जाएगा। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब ये जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है जिसने कंपनी के इन अफेयर्स के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया है, अब ये कंपनी के इन अफेयर्स को जो होगा वो आगे मैनेज करेगा और उसका पूरा फोकस रहेगा कि कोई बेहतर रिजोल्यूशन प्लान जो है वो अगर बन सके तो वो रिजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को दे दिया जाए। और साथ में ध्यान में रखिएगा इस दौरान कंपनी को कोई अनड्यू परेशानी ना हो, तो साथ ही में एनसीएलटी मैंने क्या बोला वो क्या इशू कर देती है, मोरेटोरियम, कि हाँ इतने पीरियड के दौरान किसी तरीके का कोई लीगल एक्शन या सूट जो होगा वो इस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट जो होगा वो नहीं लिया जाएगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड है, उसको समय जो भी है उसको वो समय दिया गया है, उसको वो रिजोल्यूशन प्लान जो है वो वर्क अपॉन करने दो। यही बात है ना? यस। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अब इस सिचुएशन में मान लीजिए हम ये मानते हैं कि ये जो कंपनी थी जिसके रिस्पेक्ट में एनसीएलटी ने ये सीआईआरपी की प्रोसीजर्स को इनिशिएट कर दिया है, आईआरपी अपॉइंट कर दिया है। मान लीजिए इस कंपनी की माली हालत इतनी ख़राब थी कि इस कंपनी ने जीएसटी लायबिलिटी भी अपनी पे नहीं कर रखी थी। इस कंपनी ने मान लीजिए अपनी जीएसटी लायबिलिटी भी पे नहीं कर रखी थी, ठीक है जी। और लेट्स सपोज 6 महीने से, एज एन एग्जांपल बोल रहा हूँ, 6 महीने से ये बिजनेस तो कर रहे थे लेकिन इन्होंने उसके रिस्पेक्ट में अपनी जीएसटी लायबिलिटी जो थी वो पे नहीं करी थी, इनकी कोई जीएसटीआर 3B जो थी वो फाइल नहीं हुई थी। एंड लेट्स सपोज जीएसटी लायबिलिटी, लेट्स सपोज मैं बात करूँ इस 6 महीने के दौरान जो इन्होंने जीएसटी लायबिलिटी पे नहीं करी थी वो लायबिलिटी अपने आप में जो थी वो 10 करोड़ की थी, ठीक है जी। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अब ये जो लायबिलिटी गवर्नमेंट को इन्होंने देनी थी तो गवर्नमेंट ने इनसे ये 10 करोड़ रुपए लेट्स सपोज लेने हैं, जीएसटी की इनकी लायबिलिटी जो इन्होंने नहीं दी है, तो टू दैट एक्सटेंट गवर्नमेंट भी क्या इस कंपनी का एक क्रेडिटर हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट भी टू दैट एक्सटेंट इस कंपनी का क्रेडिटर ही तो हो गई कि कंपनी की एक देनदारी जो है वो गवर्नमेंट के प्रति भी है। अच्छा, और ये कैसा क्रेडिटर होगी? डेफिनेटली ये ऑपरेशनल क्रेडिटर होगी। डेफिनेटली ये कौन होगी? ऑपरेशनल क्रेडिटर होगी।
फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? जो कंपनी को फाइनेंस करते हैं, बिजनेस के लिए कोई लोन देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट वो तो नहीं है, गवर्नमेंट क्या होगी बेटा? एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होगी। अब सुनना बेटा, हुआ क्या? अब स्पेशल बात ये हुआ कि इस कंपनी के खिलाफ जब इनका कोई क्रेडिटर एनसीएलटी के पास गया था और एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया था, तो उसने इस पूरी मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया था। और ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अब इसका पूरा फोकस क्या था कि क्रेडिटर्स की कमिटी बनाएगा और इस कंपनी का रिवाइवल प्लान जो होगा, रिजोल्यूशन प्लान जो होगा, वो बनाने की कोशिश जो होगा वो की जाएगी और इसके काम में कोई बाधा ना डाले, इसके लिए उन्होंने साथ में एनसीएलटी ने क्या इशू किया था? मॉरेटोरियम। अब जरा ध्यान से सुनना, अब हुआ क्या? ये जो आईआरपी अपॉइंट हुआ, इधर बेटा ये जो है रिजोल्यूशन प्लान डिस्कस कर रहा है क्रेडिटर्स वगैरह के साथ, एंड साथ ही में जरा ये भी तो ध्यान दो, साथ ही में बेटा क्या कंपनी का बिजनेस तो ऑनगोइंग रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, कंपनी का बिजनेस शटडाउन नहीं कर देंगे बेटा। ये सारी कोशिश जो रिजोल्यूशन की जा रही है वो इसीलिए तो की जा रही है कि अगर पॉसिबल हो, क्रेडिटर्स एग्री कर जाएं तो रिजोल्यूशन प्लान बना दिया जाए, लिक्विडेशन ना हो, तो बिजनेस तो डेफिनेटली कंपनी का ऑनगोइंग रहेगा। हाँ, सिर्फ फर्क ये आया कि अब की बार जो बिजनेस देख रहा है वो पुराना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं देख रहा, अब वो पूरा बिजनेस किसकी देखरेख में चल रहा है? इस इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। अच्छा, अब इसकी देखरेख में जो बिजनेस चल रहा था, तो इस बिजनेस के रिस्पेक्ट में जो जीएसटी लायबिलिटी अब आ रही थी, ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उस जीएसटी लायबिलिटी को जो है वो पे करना चाहता है। देखो, उसकी अपॉइंटमेंट से पहले जो भी जीएसटी लायबिलिटी अनपेड रही है, इस व्यक्ति को उससे तो कोई कंसर्न नहीं है जो पुरानी रही है। हाँ, लेकिन वंस ही हैज बीन अपॉइंटेड तो ही विल मेक श्योर कि मेरे अपॉइंटमेंट के बाद तो इस तरीके का डिफॉल्ट ना हो। तो अब ये व्यक्ति क्या करना चाहता था बेटा? ये जिस दिन से अपॉइंट हुआ उसके बाद के जो बिजनेस इसके अंडर चल रहे हैं, जो अफेयर्स ये देख रहा है, ये उसके रिस्पेक्ट में पूरे कंप्लायंसेस करना चाहता था और उसी के चलते ये जीएसटी लायबिलिटी पे करते हुए अपनी जीएसटीआर 3B जो था वो फाइल करना चाहता था। सुनना बेटा ध्यान से, लेकिन अब बेटा जब इस व्यक्ति ने अपनी अपॉइंटमेंट के बाद जो भी जीएसटी लायबिलिटी बनी उसको पे करते हुए अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न, जो कि इसे सेक्शन 39 में फाइल करनी थी, इसने उस रिटर्न को फाइल करने की कोशिश करी, तो इसको अब इशू ये आया कि ये उस 3B को फाइल ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए नहीं फाइल कर पा रहा है बिकॉज जीएसटी के लॉ में ये लिखा हुआ था, आपको शायद याद आए, ये लिखा हुआ था सेक्शन 39 में कि आप जब तक अपनी पुरानी रिटर्न्स फाइल नहीं कर देते, आप अपनी नेक्स्ट रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 39 आई थिंक सो सबसेक्शन 9 था, उसमें ये लिखा हुआ था कि आप पुराने रिटर्न्स पेंडिंग रख करके नई रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं कर सकते। अब ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये क्या कह रहे हैं जी? मैंने तो आज से बिजनेस टेक केयर किया है, तो मैं तो आज से रिटर्न्स टाइमली फाइल करूंगा ना, पुरानी रिटर्न्स में तो मेरा कोई रोल नहीं है। तो उसने अगर पे फाइल नहीं करी, टैक्स पे नहीं किया, तो उसको छोड़ो, मुझे तो आप मेरी अपॉइंटमेंट के बाद जो मेरी जिम्मेवारी बनती है उसको जो है वो कंप्लायंस करने की इजाजत दो। लेकिन सेक्शन 39 बेटा यहां पर इसके जो था रुकावट, रस्ते की रुकावट जो था वो बन रहा था, बिकॉज पुरानी रिटर्न अगर पेंडिंग हो तो आप आगे के पीरियड की रिटर्न जो है वो असेसी के रिस्पेक्ट में फाइल नहीं कर सकते। ठीक है जी, और सुनो, अच्छा अब मान लीजिए इसने रिटर्न नहीं फाइल करी, सिस्टम फाइल करने नहीं दे रहा, तो लेट्स सपोज इसने ये रिटर्न जो है वो नहीं फाइल करी, अब ये रिटर्न अटक गई। और मैं आपको और बात बताऊं, ऐसी ही जब रिटर्न्स कुछ अटक जाती हैं तो आपको ये याद आता होगा जीएसटी में अगर आप रिटर्न्स का डिफॉल्ट करते हैं, तो मैं आपको याद कराता हूं, आपने पढ़ा था ई वे बिल वाले चैप्टर में रूल 138E, जिसमें ये लिखा था अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कंसिस्टेंट 2 रिटर्न फाइल नहीं करता है तो फिर उसके लिए ई वे बिल की फैसिलिटीज जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस कंपनी के रिस्पेक्ट में क्या ई वे बिल की फैसिलिटी के ब्लॉकेज भी आ चुके होंगे पिक्चर में? हाँ जी बेटा। अच्छा, और बड़ी बात आपको ये बताता हूं, एक और बात ये लिखी हुई थी रिटर्न्स की नॉन फाइलिंग को लेकर के रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में देयर वाज अ सेक्शन 29 जिसमें कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात थी, और जिसमें सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 ये कहता था अगर कुछ असेसी रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली 6 महीने के लिए फाइल नहीं करते हैं तो फिर ऑफिसर के पास ये पावर थी कि वो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन उठा के कैंसिल कर देगा। एम आई क्लियर? तो अब सुनिएगा, ये जो कंपनी है ए लिमिटेड,
ये कंपनी ने जो है अपने डिफॉल्ट्स कर रखे हैं टैक्स की पेमेंट में और रिटर्न्स की फाइलिंग में, जिसकी वजह से जीएसटी ऑफिसर जो हैं वो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पीछे भी पड़ गए और वो इसके ई वे बिल की फैसिलिटी भी ब्लॉक किए हुए बैठे हैं। अच्छा, ये एक्शन जो होंगे बेटा, क्या ये कंपनी के बिजनेस को आगे सर्वाइव करने देंगे या ये उसे सर्वाइव ही नहीं करने देंगे? ये एक्शन तो डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस को आगे सर्वाइव ही नहीं करने देंगे। एम आई क्लियर? अब ये जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ था ना, सुनो, इसने ये जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इधर बेटा अपॉइंट हुए थे ना, इन्होंने अब क्या कहा, इन्होंने जीएसटी वालों को कहा जी इस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है, आपकी लायबिलिटीज़ ने नहीं दी, आपकी जो भी लायबिलिटीज़ ने नहीं दी है ना, टू दैट एक्सटेंट आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हो और आपको भी, हम आपके क्लेम को भी रिजोल्यूशन प्लान में जो होगा वो टेक केयर करेंगे। जो भी इसने पीछे पैसा नहीं दिया ना, टू दैट एक्सटेंट आप इस कंपनी के ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, आप वो अमाउंट हमें बताओ, उस अमाउंट को भी हम रिजोल्यूशन प्लान में जो होगा वो टेक केयर करेंगे, लेकिन आप हमें इस कंपनी का बिजनेस तो करने दो। वो पुरानी मैनेजमेंट थी जो गलत थी, पर अब तो मैनेजमेंट हमारे हाथ में है, तो हमें प्रॉपर तरीके से इस कंपनी के बिजनेस जो हैं वो अफेयर्स रन करने दो। पुराने जो भी ड्यूज है वो आप एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर हमें बताओ, हम उसे रिजोल्यूशन प्लान में वर्क अपॉन करेंगे। लेकिन जीएसटी वाले ऐसा मान नहीं रहे थे, वो ये बोले नहीं नहीं जी, हम तो जो होगा आपको नई रिटर्न फाइल ही नहीं करने देंगे, आगे वाली रिटर्न फाइल ही नहीं करने देंगे जब तक कि पुरानी लायबिलिटीज पे नहीं हो जाती है, हम तो ई वे बिल भी ब्लॉक ही रखेंगे और हम तो आपके कैंसिलेशन का भी एक्शन लेंगे। अब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो था वो ये बोला, अगर आप ऐसे करोगे तो जो हमारा थॉट प्रोसेस है इस कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, जो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं क्रेडिटर्स के साथ मिलकर, वो बेकार हो जाएगी। फिर फायदा क्या होगा आप बताओ? फिर तो ये सब स्कीम बेकार हो जाएगी, फिर तो ये आईबीसी का पर्पस खत्म हो जाएगा। जीएसटी ऑफिसर लेकिन बेटा उस बात को मान नहीं रहे थे। तो अब क्या हुआ सुनो, अब क्या हुआ, ये मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में ये कहा गया कि भाई साहब एक कंपनी आईबीसी एक्ट के तहत सीआईआरपी की प्रोसीडिंग में है, जिसको लेकर के जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो उसके रिजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का प्लान बना रहा है कि किसी तरीके से शायद उसको जो है वो सर्वाइव किया जा सके। और इधर जीएसटी वाले जो हैं उनके एक्शन जो हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि वो जो हैं वो इस रिजोल्यूशन को मटेरियलाइज कराते हुए नहीं दिख रहे, तो ये गलत है। तो उन्होंने कोर्ट से ऐसे रिक्वेस्ट करी कि कोर्ट आप जीएसटी ऑफिसर्स को, जीएसटी डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दे कि इस केस में वो अपना पेशेंस रखें, उनके जो भी क्लेम है उनको हम टेक केयर करेंगे, वो हमें आगे बिजनेस को प्रॉपर तरीके से कैरिड आउट करने दे। और अगर जीएसटी के लॉ में लिखे गए सेक्शन, प्रोविजंस, प्रोसीजर वो रुकावट बन रहे हैं तो उनको लेकर के जीएसटी के लॉ में बदलाव किया जाए ताकि आईबीसी एक्ट की जो स्पिरिट है वो डिफॉल्ट ना हो। एम आई क्लियर? अच्छा, अब कोर्ट के सामने जब ये इशू आया तो कोर्ट ने बोला जी बात तो ठीक है, आईबीसी कोड की जो इंटेंट है कि हाँ एक सर्वाइवल की कोशिश होनी चाहिए वो डिफीट हो रही है बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ द जीएसटी ऑफिसर और बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास तौर से जब एनसीएलटी ने एक आईआरपी अपॉइंट कर दिया है और आईआरपी के अपॉइंट करने के साथ मोरेटोरियम पिक्चर में आ गया है, अब उस ए लिमिटेड के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट को भी ए लिमिटेड के अगेंस्ट कोई एक्शन इस मोरेटोरियम पीरियड के दौरान लेने की इजाजत नहीं है। एम आई क्लियर? कोर्ट के इस तरीके के जो है बेटा आपके पास डिसीजंस आए, वो डिसीजन जो है वो बेटा मैंने आपको वहां दे रखे हैं। एक बार के लिए अगर मैं स्टडी मटेरियल पर वापस आता हूं तो ये स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 435 है। इस 435 पर तो मैंने ये जो बेटा रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के स्टेप्स आपको बता रखे हैं, ये तो सब आप थियोरेटिकली खुद पढ़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर अगर आप आते हैं तो नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, पेज नंबर 436 पर मैंने ये लिखा कॉर्पोरेट डेटर जो कि सीआईआरपी के प्रोसेस में होता है, उसको जो था जीएसटी को लेकर के इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, जो इश्यूज मैंने आपको बताए, और इन इश्यूज पर जुडिशरी का क्या स्टैंड था, आप इस वाले पॉइंट को जरा पढ़िएगा। जुडिशरी का क्या स्टैंड था? वीडियोकॉन ग्रुप के केस में, वीडियोकॉन ने इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस फेस किया था, आपको पता हो, एनसीएलटी ने जीएसटी डिपार्टमेंट को ये डायरेक्ट किया क्या कि आप वीडियोकॉन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करें। भले ही
भले ही इसने रिटर्न्स कंसिस्टेंटली फाइल नहीं करी है, पर अब हम पिक्चर में आ चुके हैं और हमने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया है विद मोरेटोरियम, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कैंसिल नहीं करेंगे और इनफैक्ट आप इसकी ई वे बिल की फैसिलिटी जो आप ऑलरेडी ब्लॉक किए बैठे हैं उसे भी ओपन अप करें ताकि ये बिजनेस कर पाए। और साथ ही साथ जो इसकी जीएसटी पेमेंट जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कह रहा है मैं अब करूंगा, मैनेजमेंट में देख रहा हूं, वो आप एक्सेप्ट करें। एम आई क्लियर? ठीक है जी। और देखो इसके अलावा ये एक और केस किरण ग्लोबल चैम का, इसमें क्या कहा गया देखो, इसमें भी एनसीएलटी ने जीएसटी पोर्टल को ओपन अप करने का ऑर्डर दिया और क्या कहा कि आप पोर्टल को प्लीज उसके लिए ओपन अप रखें ताकि कॉर्पोरेट डेटर अपने करंट जीएसटी ड्यूज जो हैं वो पे कर सके इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग ऑन ड्यूज प्रिटेनिंग टू द प्री एडमिशन पीरियड। सीआईआरपी के पिटीशन एडमिट होने से पहले जो भी ड्यूज हैं उनको छोड़ो, अभी करंट वाले ड्यूज जो हैं वो आप प्रॉपर लो। Access to GST portal was blocked for the applicant on failure to pay dues for the earlier period। और NCLT क्या कहती है जी, टैक्स अथॉरिटीज वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं और उनके जो भी पुराने टैक्स ड्यूज हैं वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को वो बताएं, रेदर देन कि वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये बोलें कि नहीं पहले पुराने ड्यूज पे करो तभी तुम जो होगा वो आगे के पीरियड की टैक्स लायबिलिटी पे कर पाओगे। एम आई क्लियर? तो बेटा यहां से आपको ये बात समझ आई कि जो हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट था बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो हमारी एनसीएलटी थी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन दोनों में लड़ाई हो गई है। जीएसटी डिपार्टमेंट अलग जिद पर बैठा है जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कहते हैं आपको ऐसा नहीं करना है। तो बेटा ये लड़ाई एक अच्छी बात नहीं थी, तो अब ये दोनों मिनिस्ट्री बैठी और इन दोनों ने आपस में बैठ करके ये चर्चा करी जी इस सॉल्यूशन को जो है वो कैसे मटीरियलाइज किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने बोला जी आपको समझना चाहिए कि स्पिरिट क्या है आईबीसी की, कंपनी को सर्वाइवल की एक कोशिश करना, तो इसलिए आप इस तरीके के एक्शन ना लो। जीएसटी डिपार्टमेंट बोला लेकिन एक्ट ने लिखा हुआ है क्या करें, तो फिर उन्होंने उसको बताया जी एक्ट ने चाहे कुछ भी लिखा हो, आपके पास एक सेक्शन 148 भी तो है जो सेक्शन आपको किसी व्यक्ति के लिए स्पेशल प्रोसीजर इशू करने की पावर देता है, तो आप अपनी उस पावर को यूज़ करिए। और इस वाले केस में वो असेसी जो कि कॉर्पोरेट डेटर हैं और जो कि सीआईआरपी के प्रोसेस में हैं उनके लिए आप स्पेशल प्रोसीजर जो है वो प्रेस्क्राइब करिए। और बेटा फाइनली जीएसटी डिपार्टमेंट ने लॉजिकली उनकी डिमांड को समझा और अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन इशू किया। तो ये मैंने लिखा नोटिफिकेशन लेइंग डाउन स्पेशल प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स अंडर गोइंग सीआईआरपी, वो नोटिफिकेशन उन्होंने इशू कर दिया। नोटिफिकेशन नंबर इज दिस, याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये इशू किया गया बेटा 21 मार्च 2020 को। ठीक है, अब नोटिफिकेशन का जो लीगल टेक्स्ट है वो बेटा मैंने नेक्स्ट पेज पर दे रखा है, पर उसका जो सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन है सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन वो मैंने यहाँ कर दिया है। तो आप सिंपल लैंग्वेज वाले प्रेजेंटेशन को मेरे साथ पढ़ लें, बाकी लीगल टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर वो नोटिफिकेशन एज इट इज़ पूरी प्रोड्यूस कर रखी है, आपको वो भी रीड करोगे तो समझ आएगी। बट बेटर टू सेव आवर टाइम हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जो नोटिफिकेशन मैंने दी है उसी को समझ लेते हैं। और बेटा बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन इन्होंने निकाला। क्या कहा मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रीडिंग छोड़ना, मैं जरा विजुलाइज प्रेजेंटेशन देता हूँ। अब इन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन बेटा कुछ इस तरीके से निकाला है, विजुलाइजेशन रखना जरा, फिर मैं पढ़वाऊँगा। उन्होंने बोला जी अगर कोई भी कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है जिसके खिलाफ किसी क्रेडिटर ने आईबीसी के तहत पिटीशन डाली जिसको एनसीएलटी ने एडमिट किया और उन्होंने ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो था वो अपॉइंट कर दिया, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट के साथ अब पुराना बोर्ड आउट ऑफ पिक्चर है और नया जो है ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसने अब इस कंपनी के अफेयर्स को टेक केयर कर लिया है, जो कि अब इस सीआईआरपी के प्रोसेस के दौरान ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा वो ही पिक्चर में रहेगा। जिसको हमने अपॉइंट किया या तो वही पिक्चर में रहेगा, या अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने चेंज कर भी दिया तो जो नया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा वो पिक्चर में रहेगा, बट इन एनी केस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में कहानी रहेगी। तो अब वो ये कहते हैं कि जिस दिन ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इस कंपनी के रिस्पेक्ट में, इस कॉर्पोरेट डेटर के रिस्पेक्ट में एनसीएलटी के द्वारा जिस भी दिन ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है,
उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट के साथ ही, उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट के साथ ही अब क्योंकि ये व्यक्ति कंपनी के अफेयर्स को टेक केयर करेगा तो हम ये मानेंगे अब एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्रिएट कर दिया गया है। क्या जी? अब एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। ए लिमिटेड कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट के साथ सस्पेंड हो गया। अब कंपनी के अफेयर ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रन करेगा। कंपनी वही है, कंपनी वही है, लेकिन अब ये व्यक्ति उसके अफेयर को रन कर रहा है। अब उन्होंने बोला लेकिन हम ये मानेंगे कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट के साथ एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जो है वो क्रिएट हो गया है और इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अब एज अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इस कंपनी के रिस्पेक्ट में जो होगा वो नया रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कराना पड़ेगा। इसकी अपॉइंटमेंट से पहले जो भी स्टोरी थी हम उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे, उसको हम वहीं छोड़ देंगे। जिस दिन ये पर्सन अपॉइंट कर दिया गया, ये पर्सन एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन समझा जाएगा और इसको जो होगा अब उस कंपनी के रिस्पेक्ट में जो होगा वो नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपनी अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर। अब ये अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो होगा वो फाइल कर देगा। तो अगर मान लीजिए इसकी अपॉइंटमेंट 10 अप्रैल 2020 को हुई है तो इसको इस दिन के आगे 30 दिन के अंदर बेसिकली 10 मई 2020 तक अपना नया रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कराना पड़ेगा। ये अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो होगा वो सबमिट करेगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, उन्होंने इस डिस्प्यूट को बड़ा सिंपल तरीके से मैनेज कर दिया। जो पीछे हुआ उसको वहीं छोड़ दो। ये जैसे ही पिक्चर में आया, अब इसका कहना ये था ना मैं टेक केयर करूंगा इस CIRP के प्रोसेस के दौरान, तो बेटा इसको इन्होंने एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की आइडेंटिटी दे दी और कहा कि अब तुम जो होगा वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराओ, अब तुम जो होगा वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराओ और इस रजिस्ट्रेशन को करा के इस पीरियड के दौरान जो भी GST ऑब्लिगेशंस तुम्हारे बनेंगे वो तुम उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो होगा वो फुलफिल करो। इन सब कामों का अपना सेपरेट रिकॉर्ड रखना और इस सेपरेट रजिस्ट्रेशन से इन सब कामों के रिस्पेक्ट में अपनी जो होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी GST के जो भी प्रोसीजर्स बनेंगे वो तुम प्रॉपर्ली फॉलो करना। ठीक है जी? तो इसको एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन उन्होंने क्रिएट कर दिया और फिर नॉर्मल जैसे GST में हम नॉर्मली 30 डेज देते हैं ना रजिस्ट्रेशन कराने के, तो इसको भी हमने 30 डेज दिए कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट हो गई, अब विद इन नेक्स्ट 30 डेज तुम अपने आप को सेपरेटली जो होगा वो GST में जो है वो रजिस्टर्ड करा लो। अच्छा, जिस कॉर्पोरेट डेटर के रिस्पेक्ट में इसको अपॉइंट किया गया है, अगर वो कॉर्पोरेट डेटर लेट्स सपोज GST में इंडिया में 3-4 स्टेट में था तो उसने 3-4 रजिस्ट्रेशन ले रखे थे, तो उस केस में इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को भी हर एक उस स्टेट में जो होगा रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कराना पड़ेगा। एम आई क्लियर? चलिए अब बेटा, अब ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या काम करेगा, अपनी अपॉइंटमेंट के साथ ही विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो होगा वो GST में फ्रेश रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ले लेगा। इसने अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट कर दी। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट जब ये कर देगा तो फिर ऑफिसर जो होगा इसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके इसको जो होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा वो ग्रांट कर देगा। और मान लीजिए इसको हमने जो है 15 मई को ऑफिसर ने इसकी एप्लीकेशन आने के बाद 10 तारीख तक इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, लेट्स सपोज आ गई और ऑफिसर ने जो है इसको 15 मई को जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया, इसका एक नया GSTN जो था वो उन्होंने इशू कर दिया। एम आई क्लियर? आप में से कौन बता पाएगा बेटा ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो 15 मई को इशू किया गया है ये किस दिन से इफेक्टिव होगा? 15 मई से इफेक्टिव होगा या बैक डेटेड इफेक्टिव होगा? डेफिनेटली बेटा ये बैक डेटेड इफेक्टिव होगा। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आपको याद है, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर सेक्शन 25 क्या कहता था? एक व्यक्ति जिस दिन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनता है उसके 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे। अगर वो 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है तो जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा वो रजिस्ट्रेशन उसका बैक डेटेड, जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बना था उस दिन से जो होगा वो इफेक्टिव किया जाएगा। आई होप आपको ये बातें याद है। ठीक है, तो अब जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसको दिया जाएगा वो बेटा बैक डेट से इफेक्टिव होगा, मतलब वो 10 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव जो होगा वो बन जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, अब अगली बात जो इस नोटिफिकेशन ने बोली वो ये बोली, ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है जिसको हमने एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ये जब नया रजिस्ट्रेशन लेगा तो नया रजिस्टर्ड पर्सन बनने के बाद जब ये अपनी पहली रिटर्न इस रजिस्ट्रेशन से फाइल करेगा तो ये अपनी पहली रिटर्न
ये अपनी पहली रिटर्न फाइल करते टाइम सेक्शन 40 में जो पहली रिटर्न के प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को जो होगा वो फुली कंप्लाइड करेगा। मतलब बेटा इसका रजिस्ट्रेशन किस दिन इसको दिया गया, 15 मई 2020 को, तो एज अ रजिस्टर्ड पर्सन इसका पहला टैक्स पीरियड कौन सा बनेगा, इसका पहला टैक्स पीरियड बनेगा बेटा मई 2020 का, जिसकी रिटर्न की ड्यू डेट क्या हो गई, 20 जून 2020 हो गई। अब आप मुझे बताओ, ये जब ये रिटर्न फाइल करेगा एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, पहला टैक्स पीरियड मई है, जिसकी रिटर्न ये 20 जून को फाइल करेगा, क्या इसमें ये सिर्फ रजिस्टर्ड जब हुआ है उसके बाद की सप्लाई डिक्लेयर करेगा, या जिस दिन से लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया था वो सारी सप्लाई डिक्लेयर करेगा? जिस दिन से लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया था वो सारी सप्लाई जो होगा वो अपनी पहली रिटर्न में ये डिक्लेयर करेगा। आई होप आई एम बीइंग अंडरस्टूड। चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं इजी लैंग्वेज में नोटिफिकेशन में लिखी हुई बातें। तो देखिएगा पेज नंबर 436 पर क्या लिखा हुआ था। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था बेटा? फर्स्ट पॉइंट में विद द अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंस, ये आईआरपी और आरपी। आईआरपी का मतलब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। विद द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी और आरपी, कॉर्पोरेट डेटर shall be treated as distinct person liable to take new registration। ठीक है, फिर मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन टू बी टेकन इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच कॉर्पोरेट डेटर CD's कॉर्पोरेट डेटर वाज अर्लियर रजिस्टर्ड। तो अगर वो कंपनी 10 स्टेट में रजिस्टर्ड थी तो इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को भी 10 नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब इन नए रजिस्ट्रेशन से वो रिस्पेक्टिव कंप्लायंसेस करेगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन शैल बी टेकन विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किए जाने के 30 डेज के अंदर उसे जो होगा वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक स्पेशल बात ध्यान में रखिएगा, ये जो स्पेशल प्रोसीजर का नोटिफिकेशन आया ना बेटा, ये 21 मार्च को इशू किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इस नोटिफिकेशन के आने के बाद, ठीक है, कोई कंपनी का केस गया एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी ने उस कंपनी के लिए 1 अप्रैल 2020 में उन्होंने इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया। तो अब इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करना है, विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। 1 अप्रैल को अपॉइंटमेंट हुई तो विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज का मतलब 1 अप्रैल को छोड़ करके आगे के 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना है, मतलब 1 मई तक जो है ये रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दे देगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी ऐसी थी जिसके रिस्पेक्ट में जो CIRP का प्रोसेस था वो इस नोटिफिकेशन के आने से पहले ही इनिशिएट हो गया था और उसके रिस्पेक्ट में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो था बेटा वो 1 जनवरी को अपॉइंट कर दिया गया था। अच्छा, अब ऐसे केस में बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल 1 जनवरी को अपॉइंट किया गया था तो उस टाइम पर ये स्पेशल प्रोसीजर जो कि उसे नया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कहता है ये था ही नहीं। तो अब इस केस में जो टाइम लिमिट 30 डेज की होगी वो इसकी अपॉइंटमेंट से नहीं देखी जाएगी, वो डेफिनेटली इस नोटिफिकेशन के दिन से जो होगी वो देखी जाएगी। तो ये बात उन्होंने लिख रखी है कि अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इस नोटिफिकेशन से पहले ही अपॉइंट हो चुका था तो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन जैसे ही आई उसको पता चल गया, अब विद इन 30 डेज जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे। तो अब नोटिफिकेशन 21 मार्च की है तो विद इन 30 डेज का मतलब 21 मार्च को छोड़ करके जो आगे के 30 दिन है बेसिकली 20 अप्रैल 2020 तक जो होगा वो नए रजिस्ट्रेशन ले ले। क्लियर है? फिर सेकेंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन करा लिए, ले लिए नए रजिस्ट्रेशन, अब आप अपनी पहली रिटर्न फाइल करोगे और पहली रिटर्न फाइल करते टाइम आप सेक्शन 40 के प्रोविजंस को जो होगा वो ध्यान में रखेंगे। सेक्शन 40 के प्रोविजंस को जो होगा वो ध्यान में रखेंगे। ये आगे की लाइन बेटा गलती से आ गई है शायद मेरे इसमें। तो आप जब अपनी पहली रिटर्न फाइल करेंगे नए रजिस्ट्रेशन से, ये आपकी पहली रिटर्न है, तो सेक्शन 40 के प्रोविजंस आप ध्यान में रखेंगे। और सेक्शन 40 बेसिकली क्या कहता है, जिस दिन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाते हो उस दिन से पकड़ करके सारी अपनी जो भी सप्लाई करी है वो आप जो होगा वो रिपोर्ट करोगे। एम आई क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद इस नोटिफिकेशन ने बेटा जो तीसरी स्पेशल बात करी है विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एज टू द ITC अवेलमेंट।
दैट इज आईटीसी अवेलमेंट। अब आपका है नया रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन आ गया। अब नए रजिस्ट्रेशन पर अब आप अपने आईटीसी भी अवेल करोगे, ठीक है। नए रजिस्ट्रेशन पर अब आप जो होगा वो अपने आईटीसी भी अवेल करोगे। अब वो ये कहते हैं जो आपकी पहली रिटर्न फाइल हो रही है, अब वो कहते हैं जी अब जब आप फाइनल ये नया रजिस्ट्रेशन करा के जब अपनी फाइनल रिटर्न फर्स्ट रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको एक और सिचुएशन भी शायद फेस करनी पड़ेगी। सर क्या सिचुएशन, एक मिनट विजुलाइज करते हैं। जैसे आप मेरे एग्जांपल में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन गए थे 10 अप्रैल को, तो आप 10 अप्रैल को जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट हुई आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन गए और हमने बोला जी अब 30 डेज में नया रजिस्ट्रेशन ले लेना। आप एप्लीकेशन लगाओगे जिसको ऑफिसर जो होगा वो अप्रूव करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। अब एक्चुअल में आप रजिस्टर्ड हुए हो इस दिन, लेकिन आपकी जो पहली रिटर्न जाएगी उसमें आपकी यहां से जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बने थे यहां से आपकी सारी सप्लाई जो होगी वो रिपोर्ट होगी। और इनफैक्ट क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन बैकडेटेड है तो आप अकॉर्डिंगली, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बैकडेटेड इफेक्टिव है तो आपको 10 अप्रैल 2020 से आपके आईटीसी भी सारे जो होंगे वो मिलेंगे। अब वो ये कहते हैं कि जब ये व्यक्ति अपनी ये पहली रिटर्न फाइल कर रहा होगा जिस रिटर्न में ये अपनी इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई 10 अप्रैल से पकड़ करके रिपोर्ट कर रहा होगा, तो वो कहते हैं अब मान लीजिए इसने कोई इनवर्ड सप्लाई ली थी और एज एन एग्जांपल मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी ने कोई इनवर्ड सप्लाई ली थी 12 अप्रैल 2020 को। अब इसने अगर 12 अप्रैल 2020 को लेट्स सपोज मिस्टर एक्स नाम के वेंडर से कोई इनवर्ड सप्लाई ली थी, तो आप मुझे बताओ इस वेंडर ने 12 अप्रैल 2020 को जब ये सप्लाई इस ए लिमिटेड कंपनी कॉर्पोरेट डेटर को करी होगी, क्या उस दिन तक ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास नया रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया था? आंसर इज नो, क्योंकि उसे तो नया रजिस्ट्रेशन कब मिला? 15 मई को। तो क्या हुआ होगा, ये जो मिस्टर एक्स था, क्या इस मिस्टर एक्स ने इस सप्लाई का इनवॉइस कंपनी के पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर पर काट दिया होगा? आंसर इज यस, कंपनी के पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर पर जो होगा वो काट दिया होगा। और हो सकता है कि उसने इस इनवॉइस को काटने के साथ इस इनवॉइस को अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न्स में भी जो है वो रिपोर्ट कर दिया हो। उसने जीएसटीआर 1 में इसकी डिटेल्स डाल दी हो और उसने अपनी जीएसटीआर 3B में इस इनवॉइस को कवर करके कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स भी पे कर दिया हो। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, इस इनवॉइस पर रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? पुराना, जबकि 10 अप्रैल के बाद से क्या नया रजिस्ट्रेशन जो है वो फोर्स में आ गया है? यस। तो उन्होंने यहाँ पर रिलैक्सेशन दी और उन्होंने बोला कि सुनो, आप एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जब अपनी पहली रिटर्न फाइल करोगे जिसमें आप 10 अप्रैल और आगे की चीजें रिपोर्ट करोगे, तो उसमें आप ऐसे इनवॉइसेस भी रिपोर्ट कर लेना, उनका भी आईटीसी ले लेना जो इनवॉइस वेंडर ने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर पर जनरेट कर रखे हैं, जो इनवॉइस वेंडर ने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर पर जो है वो जनरेट कर रखे हैं। बेटा ये एक बड़ा रिलैक्सेशन जो है इनको ऑफर किया गया है, ठीक है जी। आप नया रजिस्ट्रेशन लेने के साथ जब रजिस्ट्रेशन आएगा अपनी पहली रिटर्न फाइल करेंगे, पर इस गैप के दौरान हो सकता है इनवर्ड सप्लाई के इनवॉइस पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के आए, तो उन्होंने आपको तकलीफ नहीं डाली है, बड़ा दिल रखा और बोला है कि इस पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है बट फिर भी आपको जो होगा वो हम आईटीसी जो होगा वो दे देंगे। एम आई क्लियर? और बेटा अब उन्होंने साथ में एक बड़ी बात भी ये बोली कि अगर इस मिस्टर एक्स ने जो इनवॉइस इशू किया था वो ए लिमिटेड के ओल्ड जीएसटीएन पर इशू किया था, तो उसने अपनी जीएसटीआर 1 में जब इस इनवॉइस की डिटेल डाली होगी तो अकॉर्डिंगली ये ओल्ड जीएसटीएन की डाली होगी, तो ये क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो नया जीएसटीएन है उसके 2A में आएगा? आंसर इज नो। तो उन्होंने उस प्रोविजन को भी रिलैक्स कर दिया है। उन्होंने बोला कि भाई साहब इनवॉइस पुराने जीएसटीएन पर इशूड है तो डेफिनेटली ये नए जीएसटीएन के 2A में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम उसको चेक किए बगैर आपको फिर भी आईटीसी देने को जो है वो तैयार है। ये बेटा उन्होंने स्पेशल रिलैक्सेशन दे रखी है। और ये बात हुई इनवर्ड सप्लाई की। अब बात हुई आउटवर्ड सप्लाई की। उन्होंने बोला अब इसी पीरियड के दौरान आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई करी
और क्योंकि आपके पास अभी तक नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया था, तो लेट्स सपोज आपने वो जो सप्लाई थी वो पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से कर दी, आपने वो जो सप्लाई थी वो पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से कर दी। तो वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, अगर आपने ये सप्लाई जो है वो पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से भी कर दी है, आप उसके बारे में टेंशन ना लें, जो आपका कोरस्पॉन्डिंग रेसिपिएंट होगा उसको हम फिर भी जो होगा वो आईटीसी जो होगा वो अवेलेबल कराएंगे। आईटीसी को लेकर के इन्होंने बेटा स्पेशल टेक केयर किया है। आपकी परचेज पुराने जीएसटीएन नंबर की होगी तो भी आप आईटीसी ले पाओगे। आपकी सेल्स में अगर पुराने जीएसटीएन के बेसिस पर आपने इनवॉइस काटा है तो आपका रेसिपिएंट जो होगा वो भी जो होगा वो आईटीसी ले पाएगा। एम आई क्लियर? चलिए अब आप थ्योरेटिकल प्रोविजन को पढ़िए। क्या कहते हैं जी आईटीसी अवेलमेंट की स्टोरी में? ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, आप अपनी फर्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके पास कोई इनवॉइस आए हुए हैं आपकी अपॉइंटमेंट के बाद के, बट उन पर जीएसटीएन नंबर कौन सा मेंशन्ड है? पुराना, कंपनी का जो पुराना जीएसटीएन नंबर था। क्वेश्चन है कि क्या इन इनवॉइसेस को जब मैं अपनी पहली रिटर्न में रिपोर्ट करूंगा आईटीसी अवेल कर पाऊंगा? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी आप आईटीसी अवेल कर पाएंगे। और इस आईटीसी को अवेल करते टाइम उन्होंने आईटीसी के कुछ प्रोविजंस रिलैक्स कर दिए। उन्होंने बोला ये प्रोविजंस हम आपके ऊपर अप्लाई करेंगे ही नहीं, ये प्रोविजन हम रिलैक्स कर रहे हैं। कौन कौन से? सेक्शन 16(4) में, 16(4) में बेटा आईटीसी अवेलमेंट की टाइम लिमिटेशन के जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो आपके ऊपर चेक नहीं किए जाएंगे। और इसके अलावा रूल 36(4) विच इज़ इम्पोर्टेंट। रूल 36(4) ये कहता था कि आपके 2A में अगर वो इनवॉइस नहीं आता तो फिर आपको रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा। तो ये वाला प्रोविज़न भी जो होगा वो हम आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं कराएंगे। सप्लायर ने पुराने जीएसटीएन से इनवॉइस इशू किया है तो वो पुराने 2A में जाएगा, आपके नए वाले 2A में नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं, वो सब ओवररूल हमने कर दिया। हमने बोला उसके बावजूद भी हम आपको आईटीसी जो होगा वो अवेलेबल कराएंगे। अच्छा, आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो है रिलैक्सेशन सिर्फ आपकी पहली रिटर्न के लिए अप्लाई होगा। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन आ गया, आपने अपनी पहली रिटर्न भर दी, उसके बाद जब आप फर्दर रिटर्न भरेंगे तो उस टाइम पर आपको ये एश्योर कराना है अब आपका नया रजिस्ट्रेशन नंबर आपके हाथ में है, तो जो भी नए इनवॉइसेस आए वो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आए। सीबीआईसी ने बेटा सर्कुलर इशू किया, क्या लिखा? दिस एक्सेप्शन, जो ऊपर वाली रिलैक्सेशन है, दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट रिटर्न। जो आपने पहली रिटर्न फाइल करी है ये सिर्फ उसके लिए है। ठीक है जी, चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। फिर उसके बाद स्टोरी आती है, आपने अगर इनवॉइस पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से काट दिए तो क्या रेसिपिएंट जो आपसे सप्लाई ले रहे हैं उनको भी आईटीसी मिलेगा? तो देखो लिखा आईटीसी अवेलमेंट बाय कस्टमर और रेसिपिएंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। सिचुएशन क्या है, आपने इनवॉइस इशू किए, कब? आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट हो चुकी, लेकिन उनको अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया था। इस दौरान आपने इनवॉइसेस इशू किए तो उन्होंने कहा इन इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में कस्टमर को आईटीसी मिलेगा इवन इफ इस इनवॉइसेस पर ओल्ड जीएसटी नंबर मेंशन था। और आप ओल्ड जीएसटीएन नंबर से इनवॉइसेस काटेंगे तो भी आपके कस्टमर को आईटीसी मिलेगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। यहाँ भी बेटा उन्होंने रूल 36(4) को, वो जो 10% रेस्ट्रिक्शन वाला प्रिंसिपल था उसको जो है वो रिलैक्स कर दिया है। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने बोला अगर इनवॉइसेस रजिस्ट्रेशन के बाद की कोई सप्लाई है उसके काटे गए हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन के बाद तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नया आ चुका था, उस केस में आपको उस नए रजिस्ट्रेशन नंबर से ही इनवॉइस काटने हैं, तभी कस्टमर को जो होगा वो क्रेडिट मिलेगा। तो कोई बड़ी 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 भारी बात नहीं कही गई है, आपको सिंपल बोल रहा हूं कि भाई साहब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट के साथ ही उन्होंने क्या बोल दिया, एक नया पर्सन पिक्चर में आ गया ऐसा माना जाएगा, वो नए रजिस्ट्रेशन कराए और वो जो है वो अपनी नए रजिस्ट्रेशन के तौर पर अपनी पहली रिटर्न फाइल करे। और ये जो गैप रहता है लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर बनने के बीच में, इस दौरान कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अपनी परचेज के इनवॉइस पुराने जीएसटीएन पर आए हैं आप आईटीसी ले सकते हो, अगर आपने पुराने जीएसटीएन के इनवॉइस आगे इशू किए हैं तो सामने वाले को भी हम आईटीसी देंगे। एम आई क्लियर? अच्छा, फिर उन्होंने एक लास्ट बात जो इस नोटिफिकेशन में बोली वो ये बोली, चार्ट बेस्ड ही बोलता हूं। अब वो कहते हैं मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट जिस दिन हुई वो दिन और आपको रजिस्ट्रेशन जिस दिन मिला वो दिन,
अगर इस पीरियड के बीच में एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आपने पुराने जीएसटीएन से उस कंपनी का जो भी पुराना जीएसटीएन था उस जीएसटीएन से उस कंपनी के ई कैश लेजर में कोई पैसा जो था वो डिपॉजिट कराया, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई। अब कायदे से तो आपको क्या करना चाहिए था, आपका नया रजिस्ट्रेशन आता, उसके बाद आप उस नए रजिस्ट्रेशन से पेमेंट करते, तो जो भी डिपॉजिट करते वो आप चालान नए रजिस्ट्रेशन के नाम का डिपॉजिट करते। पर वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन आने से पहले आपने कुछ पैसा डिपॉजिट कराया और वो पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से डिपॉजिट करा दिया। तो वो लास्ट रिलैक्सेशन ये देते हैं कि अगर आपने इस पीरियड के दौरान पुराने जीएसटीएन नंबर से कुछ चालान से पैसा डिपॉजिट कराया जो कि उस रजिस्ट्रेशन नंबर के ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है, तो आपको ये छूट भी दी गई है कि आप जो आपने डिपॉजिट कराया उसका रिफंड ले लें। आपने जो डिपॉजिट कराया उसका आप रिफंड ले लें, उधर से रिफंड ले लें, और जब नया रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए तो नए रजिस्ट्रेशन नंबर से जो आपका ई कैश लेजर पोर्टल पर ओपन अप हुआ होगा उसमें आप फ्रेश डिपॉजिट कर दें। पढ़ाऊं पॉइंट? चलिए, सम डिपॉजिटेड इनटू ई कैश लेजर ऑफ ओल्ड जीएसटीएन, आप उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। क्या बोला गया है? डिपॉजिट आपने ई कैश लेजर में किया ओल्ड जीएसटीएन पे, और ये डिपॉजिट आपने किस पीरियड के बीच में किया है? आपकी अपॉइंटमेंट हुई और आपको रजिस्ट्रेशन मिला उस पीरियड के बीच में। ठीक है जी, आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया था तो आपने पुराने जीएसटीएन पर बेसिकली डिपॉजिट कर दिया, तो वो कह रहे कोई बात नहीं, आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक इंपॉर्टेंट बात। सीबीआईसी ने इस पॉइंट को लेकर के एक क्लैरिफिकेशन अलग से बाद में इशू करी। उन्होंने बोला नॉर्मली अगर आप रिफंड क्लेम करते हैं, इस ओल्ड जीएसटीएन पर आपने डिपॉजिट कराया है, तो आपको जब रिफंड क्लेम करना होगा तो इस ओल्ड जीएसटीएन के नाम से रिफंड एप्लीकेशन जो होगी वो डालनी पड़ेगी। अब जब आप रिफंड एप्लीकेशन डालते हैं तो रिफंड का नॉर्मल रूल ये होता है कि आपको रिफंड तभी मिलता है जब आपने अपनी सभी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर रखी हो। दिस इज अ प्री कंडीशन। कभी भी आप रिफंड मांगने जाओगे तो रिफंड एप्लीकेशन तभी प्रोसेस की जाती है जब आपके सारे कंप्लायंसेस टकाटक ओके हों। लेकिन यहां पर सीबीआईसी ने ये बोला दिस बीइंग अ स्पेशल केस, आपकी रिटर्न्स नहीं फाइल हुई होगी, आपके रिटर्न्स नहीं फाइल हुई होंगी तो भी जो होगा आपको इस केस में जो होगा वो रिफंड मिल जाएगा। देखिएगा, ये सीबीआईसी ने बेटा क्लैरिफिकेशन दी बाद में। सच रिफंड शैल बी अवेलेबल टू द अर्स्टवाइल ओल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर द हेड रिफंड ऑफ कैश लेजर। ठीक है, इवन दो द रेलेवेंट फॉर्म GSTR 3B GSTR 1 आर नॉट फाइल्ड फॉर द सेड पीरियड। आई होप यू आर ओके विद दिस। तो बस बेटा इस नोटिफिकेशन में यही 4 बातें जो हैं वो लिख करके दी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, फिर उसके बाद उस पहली रिटर्न में स्पेशल ITC वाले इशू, और अगर आपने उस दौरान कोई ई कैश लेजर में डिपॉजिट कराया तो उसके रिफंड के फैसिलिटेटिंग प्रोविजंस। एम आई क्लियर? ठीक है जी, तो ये नोटिफिकेशन अब आप इजीली पढ़ के समझ सकते हैं, और इन्हीं में से 4 पॉइंट में से अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा ICI तो सिंपल सा बना देगा। नेक्स्ट पेज पर आएंगे विच इज़ बेसिकली द लास्ट पेज ऑफ दिस वॉल्यूम 1। तो इसमें बेटा जो है जो नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया था पीछे, गवर्नमेंट ने सेक्शन 148 में जब उन्होंने वो नोटिफिकेशन इशू किया तो उसको पढ़ने के बाद लोगों ने कुछ और क्वेश्चंस जो थे वो गवर्नमेंट से पूछे, और उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने अब ये CBIC का सर्कुलर इशू किया। ठीक है जी, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार के लिए हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ आर द ड्यूज अंडर द GST फॉर प्री CIRP पीरियड शैल बी डील्ड विद। हाँ जी, आपने अपॉइंट कर दिया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, उससे पहले के जो ड्यूज होंगे उन ड्यूज के रिस्पेक्ट में क्या एक्शन GST डिपार्टमेंट लेगा। तो CBIC ने बेटा क्या क्लियर किया, देखो, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ IBC कोड के जो भी प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जो भी लीगल प्रोनाउंसमेंट इन इश्यूज पर आई है उनको ध्यान में रखते हुए, नो कोअर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर विद रिस्पेक्ट टू द ड्यूज फॉर द पीरियड प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमिटमेंट्स डेट।
CIRP प्रोसेस से पहले के जो भी उसके ड्यूज़ हैं उन ड्यूज़ के रिस्पेक्ट में किसी भी तरीके का कोअर्सिव एक्शन मतलब फोर्सफुल एक्शन, रिकवरी एक्शन जो होगा वो नहीं लिया जाएगा। यही मैंने आपको इनिशियल बैकग्राउंड में भी बताया था कि भाई साहब आप परेशान नहीं करोगे, अगर NCLT के पास केस आ गया है तो मोरेटोरियम जो है वो पिक्चर में आ गया है, तो इस वजह से कोई एक्शन जो होगा वो नहीं लिया जाएगा। द ड्यूज फॉर द पीरियड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ CIRP के प्रोसेस के पहले के जो भी ड्यूज़ हैं, कंपनी ने 10 करोड़ का GST नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप क्या ट्रीट किए जाओगे, ऑपरेशनल डेप्ट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और वो क्योंकि एक ऑपरेशनल डेट है तो उसका क्लेम आप रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास जो होगा वो फाइल करो एज पर द IBC। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू यू कि पहले के जो भी ड्यूज़ हैं कंपनी ने नहीं दिए तो कंपनी उन ड्यूज़ के लिए आपकी भी डेटर हो गई है, तो आपके वो जो भी ड्यूज़ है ना वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जब रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा ना तो आप जो होगा उसके सामने वो ड्यूज़ बताना, रिजोल्यूशन प्लान में आपके ड्यूज़ को भी टेक केयर किया जाएगा। ठीक है जी। और आप वो ड्यूज़ प्रोफेशनल को बताने के लिए आप जो है कंपनी से पूरी डिटेल्स ले लेना। क्या लिखा उन्होंने, द टैक्स ऑफिसर शैल सीक द डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड और रिसीव्ड and the total tax dues pending from the corporate debtor to file the claim before NCLT। Am I clear? और फिर उन्होंने emphasis से क्या बोला, सेक्शन 14 ऑफ IBC mandates the imposition of moratorium period। और मोरेटोरियम पीरियड में तो आप वैसे ही कंपनी को परेशान नहीं कर सकते, वेयर इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इज प्रोहिबिटेड। इस पीरियड के दौरान ना तो आप उसके अगेंस्ट कोई फ्रेश सूट एक्शन ले सकते हो और ना ही अगर कोई एक्शन पहले इनिशिएट कर चुके हो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। मोरेटोरियम का मतलब होता है जो जहां है वो वहीं ठहर जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, शुड द GST रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बी कैंसल्ड? क्या GST ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, पुराने वाला कैंसिल कर सकता है? तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसका पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते। देखो, इट इज क्लैरिफाइड दैट GST रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटिटी फॉर विच CIRP हैज बीन इनिशिएटेड शुड नॉट बी कैंसल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29। सर लेकिन इनको नया रजिस्ट्रेशन दिला दिया तो उसको पुराना कैंसिल कर देना चाहिए। नहीं बेटा, ये जो नया रजिस्ट्रेशन दिलाया है, क्या ये नया रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी है? यस, क्योंकि ये तो सिर्फ CIRP पीरियड के दौरान चलेगा। वंस द CIRP प्रोसेस विल बी ओवर, ये नया रजिस्ट्रेशन बेकार हो जाएगा, फिर पुराना रजिस्ट्रेशन ही चलेगा। तो उन्होंने बोला है जी जो भी उसका पुराना रजिस्ट्रेशन है उसको आप कैंसिल नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। हाँ, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग के लिए नए रजिस्ट्रेशन से सारी फॉर्मेलिटी होनी है तो आप पुराने को सस्पेंड कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर में इफ नीड बी तो वो उस रजिस्ट्रेशन को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। एम आई क्लियर? अच्छा, फिर उन्होंने बोला इन केस द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटिटी अंडर गोइंग CIRP हैज ऑलरेडी बीन कैंसल्ड। उन्होंने बोला कि अगर बाय मिस्टेक किसी ऑफिसर ने ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया हो, क्यों? क्योंकि पहले तो इतनी क्लैरिटी थी नहीं ना, ये तो अब क्लैरिटी बनी है। तो ऑफिसर ने लेट्स सपोज पहले इस ग्राउंड पर कि हाँ इसने टैक्स पे नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं करी, चलो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया हो, तो फिर क्या होगा? तो वो ये कह रहे हैं जी भाई साहब अगर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है तो कोई बात नहीं, कैंसिल कर दिया है। अगर आपको याद हो तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में एक सेक्शन था, सेक्शन 30, जिसमें अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो वो उस कैंसिलेशन ऑर्डर के विड्रॉवल की रिक्वेस्ट भी कर सकता था, जिस कंसेप्ट को हम कहते थे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब इस पैरा में उन्होंने ये बोला है अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है एंड इट इज़ विद इन द पीरियड ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और वो जो रिवोकेशन का कंसेप्ट है सेक्शन 30 में कि आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर उसकी टाइम लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर ये एडवाइस किया जाता है कि सच कैंसिलेशन में बी रिवोक्ड बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप इन दिस रिगार्ड। एंड द लास्ट क्लैरिटी इज IRP इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज लायबल टू फाइल रिटर्न्स ऑफ द प्री CIRP पीरियड। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया, उसको नया रजिस्ट्रेशन कराने को बोल दिया। अब नए रजिस्ट्रेशन के बाद GST पेमेंट का ऑब्लिगेशन क्या उसका है? यस। अब पूछा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट से पहले के जो ड्यूज थे क्या उसके लिए भी उसकी कोई लायबिलिटी होगी? तो आंसर इज नो भाई साहब।
वो आज अपॉइंट हुआ है तो पुराने रिस्पेक्ट में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये उन्होंने बेटा थर्ड पॉइंट में ये क्लैरिफिकेशन दी। नो, इन अकॉर्डेंस विद द आईबीसी द आईआरपी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द पीरियड आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अकॉर्डिंगली क्लैरिफाई किया जाता है, दे आर नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न्स ऑफ द प्री सीआईआरपी पीरियड। पुराने पीरियड की रिटर्न्स, उसमें टैक्स पेमेंट करना, वो उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है।